हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रिंझिम कुमारी आप सबों का फिर से वेदुआरा ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में वेलकम करती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग का ये टारगेट सीरीज जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों ने मैथ्स और एसएसटी के वीडियोस देखे होंगे, ठीक है। तो हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री से है। तो हम लोगों ने देखा था यूनिट 1 में ढेर सारे मतलब 5 केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जिसमें 25 मार्क्स आप लोग अचीव कर सकते हैं अगर आपने अपना रिवीजन सही से किया तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का रिवीजन। उसका क्या करेंगे हम लोग, सारा रिवाइज अच्छे से करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस देखेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे और अपना रिवीजन को एकदम सही तरीके से लेके जाएंगे। आपको भी हम लोग के साथ मेहनत करना होगा ताकि वो जो यूनिट 1 में 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है वो 25 आउट ऑफ 25 हम लोग ला सके। आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दो टाइप्स के चेंज होते हैं। केमिकल रिएक्शन हमारा जो चैप्टर है एक दो टाइप ऑफ चेंज से स्टार्ट होता है। पहला है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ शुगर वाटर। अगर शुगर को पानी में, चीनी को पानी में घोलते हैं तो क्या कोई नया सब्सटेंस मिलता है? नहीं मिलता है। तो क्या मिलता है भाई, हमको चीनी और पानी का ही मिले, उसमें कुछ नया बन जाता है क्या? नमक बन जाता है क्या? नहीं बनता है। चीनी और पानी ही रहता है, कुछ नया नहीं बनता है। तो फिजिकल चेंज क्या हुआ, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़े होंगे, आप लोग रिवीजन करेंगे तो फिर देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है भाई। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन में रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है और कोई नया ही सब्सटेंस फॉर्म होता है, आयरन को वो पूरी तरह से खराब कर देता है। हमारा इसी से रिलेटेड फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाई इज बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स इज केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, फिजिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स क्या है, तो ये केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स में क्या होता है कि ये एज अ फ्यूल जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस हुआ, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। ये समझ में आया? एकदम दिमाग में रखिएगा कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, फिजिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स क्या है, केमिकल चेंज है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या बोल रहा है, ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इस डिफिनेशन को हम लोग एक रिएक्शन करते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है। ये H2 क्या है भाई, तो ये किस फॉर्म में मिलता है, गैस के फॉर्म में। O2 किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में। लेकिन जो नया सब्सटेंस मिला वो किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। H2O वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। H2 गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, H2O। तो हमारे डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस, जैसे कि H2 प्लस O2 आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस। किसमें कन्वर्ट हुआ, H2O में कन्वर्ट हुआ, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या H2 और O2 का प्रॉपर्टीज H2O को के सेम है क्या, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज बोल रहा है। तो H2 का जो प्रॉपर्टी है या O2 का जो प्रॉपर्टी है वो H2O से मिलता है क्या, नहीं मिलता। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन करने के लिए मदद आता है, कंबशन करने के लिए मदद आता है कि नहीं। आग लगाने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है कि नहीं, लेकिन इसका क्या काम है, H2O का, ये आग को बुझाने में काम आता है, आता है। समझ में आया? तो इसका प्रॉपर्टी अलग हुआ, इसका प्रॉपर्टी अलग हुआ, बना ये H2 और O2 से ही है। H2O H2 और O2 से ही बना हुआ है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी H2 और O2 से काफी अलग है। तो यहां समझ में आया? इसीलिए बोल रहे हैं हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2O एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है।
अब इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस एंड नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसको केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, केमिकल चेंज है तभी तो। केमिकल चेंज में क्या होता था? नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता था। ये भी एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि हम H2 और O2 को रिएक्ट किए, हमको H2O मिल गया, है ना, H2O मिला ना, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो अब क्या बोल रहा है कि इसमें जो है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसमें वही एटम्स होते हैं जिन एटम्स को हम रिएक्ट कर रहे हैं। कोई नया एटम्स प्रोड्यूस नहीं होता। हाइड्रोजन के एटम को ऑक्सीजन के एटम के साथ हम रिएक्ट किए, हमको किसका एटम मिला? H2O। इसमें क्या है? हाइड्रोजन का ही एटम है और ऑक्सीजन का एटम है। कार्बन का एटम है क्या? नहीं। नाइट्रोजन का एटम है क्या? नहीं। जो एटम हम लगाए उन्हीं एटम को कंबाइन करके न्यू सब्सटेंस मिल रहा है हमको। तो वही चीज बताया गया है। क्या बताया गया है? कि इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। इसमें क्या हुआ? सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट हुआ, कोई नया एटम फॉर्म नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये H2 और O2 जो रिएक्शन में पार्ट लेता है, इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। लेकिन जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है रिएक्शन में, इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। समझ में आया? तो वही चीज डिफिनेशन में है, क्या है? द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। H2O2 क्या कर रहा है? पार्ट ले रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो वो क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, सॉरी रिएक्टेंट हुआ। यहाँ रिएक्शन गलत है, यहाँ रिएक्टेंट होगा, इस जगह पर रिएक्टेंट होगा। रिएक्शन की जगह क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। The substance that newly formed in a chemical reaction are called product। और जो सब्सटेंस इसमें नया फॉर्म्ड होता है, जैसे H2O है, वो क्या है? प्रोडक्ट है। समझ में आया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं, यहाँ केमिकल रिएक्शन हमारा कंप्लीट। अब आया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन है जो भी केमिकल इक्वेशन क्या है? जब केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला और सिंबल यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो होता है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है कि नहीं? काफी बड़ा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को क्या कह रहे हैं? केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इस केमिकल रिएक्शन को अब हम सिंबल और फॉर्मूला यूज करके एज अ केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या लिखे? Mg प्लस O2 MgO। ये क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल यूज किए, ऑक्सीजन का सिंबल यूज किए और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी सिंबल यूज किए। तो यहाँ क्या बन गया? ये बन गया केमिकल इक्वेशन। अब आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है भाई? जैसे कि आपका क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था Mg प्लस O2 क्या बना रहा था? MgO, है ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर कितने मैग्नीशियम के एटम है? 1 एटम है। यहाँ कितने ऑक्सीजन के एटम है? तो यहाँ 2 है, तो 2 एटम है। यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना एटम है? तो 1 एटम है भाई। ऑक्सीजन का कितना एटम है? तो ये भी 1 है। तो क्या दोनों साइड एटम्स के नंबर सेम है? नहीं। जब तक दोनों साइड एटम्स के नंबर सेम नहीं हो जाते हम इक्वेशन को बैलेंस्ड नहीं कह सकते। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? उसको बैलेंस करते हैं। तो भाई चलो बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी 1 मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के साथ तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर नहीं, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों जगह 2-2 हो जाता है। अगर यहाँ पर जब 2 ऐड करना होता है, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल के हमेशा यहाँ पर एटम ऐड होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल के हमेशा यहाँ पर एटम ऐड होता है। अगर यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे एटम तो सामने में होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? 2 जब हम ऐड किए तो मैग्नीशियम का नंबर 2 हो गया, ऑक्सीजन का नंबर 2 हो गया। चलिए अब ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस्ड हो गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, लेकिन मैग्नीशियम क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया। क्यों भाई? यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 ही है। तो अब हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो कितना हो जाएगा 2। अब बैलेंस्ड है, मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। समझ में आया? केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किए हम लोग को, बस नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड इक्वल करना है। तो वो इक्वल हम कैसे करेंगे, तो यहाँ सामने में नंबर मल्टीप्लाई करके, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के साथ सामने में नंबर लगा के हम उसको मल्टीप्लाई करके। अच्छा देखिए, ये तो यहाँ पर 2 लगा दिए, यहाँ पर 2 लगाए तो ये मैग्नीशियम एटम 2 हो गया, ऑक्सीजन का भी एटम 2 हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 लगाते लगेगा नहीं, अगर हम लगाते, हम बता रहे हैं बस, अगर यहाँ पर हम 2 लगाते तो ऑक्सीजन कितना एटम होता, 4 एटम होता। क्यों भाई, 2 इंटू ऑलरेडी 2 एटम है, अब हम 2 एटम ऐड कर दिए तो 2 इंटू 2 4। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है एकदम? अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन हो गया। अब है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये PYQ में पूछ चुका है, पिछले साल के क्वेश्चंस में आया हुआ है। क्या आया है भाई, कि आया हुआ है कि गिव सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक तभी शो करता है जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तभी ये सब देखा जाता है। तो क्या हो रहा होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इनमें से कुछ चीजें देखी जाती है, जैसे कि क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या, जैसे जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमको मिलता है ZnSO4 प्लस H2। तो ये H2 क्या है, गैस। गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ये H2 गैस के रूप में निकल रहा है। कब, जब यहाँ रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है, इसमें क्या है, जब हम पोटेशियम आयोडाइड को PbNO3, Pb क्या, लीड नाइट्रेट से रिएक्ट करते तो क्या बनता है, PbI2 प्लस 2KNO3। तो ये PbI2 क्या होता है, एज अ प्रेसिपिटेट। ये एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, इस एरो का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट। अब आप पूछेगा प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो उस कंटेनर के नीचे कुछ जमा हो जाता है एज अ प्रेसिपिटेट, तो उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। समझ में आया? तो ये दूसरे रिएक्शन में क्या देखे कि केमिकल रिएक्शन का एक और कैरेक्टर देखे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। याद रखिएगा, समझते जाइए, याद रखते जाइए। और रिएक्शन, बिल्कुल रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन आपसे तुरंत उठा के पूछ सकता है एग्जाम में। एनसीईआरटी के हर एक रिएक्शन को अच्छे से स्टडी करना है, याद कर लेना है। अगर आप नहीं समझे हैं तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अब समझने का टाइम नहीं है। फिर भी हम अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट को ब्रीफली समझा सके। तीसरा है, पहला हम लोग पढ़े इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा पढ़े क्या, प्रेसिपिटेट। अब तीसरा है चेंज इन कलर। तीसरा क्या है, चेंज इन कलर। पहला पढ़े क्या पढ़े, इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अब तीसरा है चेंज इन कलर। KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट का पर्पल कलर का होता है। अगर पोटेशियम पर मैग्नेट हम लोग वाटर में डालते हैं तो वाटर क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का। तो इसका कलर पर्पल होता है। जब इसको ऑक्जेलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या देखते हैं भाई, इसका पर्पल कलर जो है डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, चेंज इन कलर। क्या हुआ, चेंज इन कलर। क्लियर हुआ तीसरा कैरेक्टर। अब चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। जब CaO, जिसको क्विक क्लाइम कहते हैं, उसको H2O के जब रिएक्ट करते तो हमको क्या मिलता है, CaOH2।
क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम, इसको क्विक लाइम, इसको स्लेक्ड लाइम। अब ये स्लेक्ड लाइम प्लस हीट, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलता है स्लेक्ड लाइम, और ये क्या और क्या होता है, और हीट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, हीट कैसे पता चलेगा कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है? जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन कर रहे हैं उस कंटेनर को जब आप छुइएगा तो आपको गर्म लगेगा, तो उस गर्मी से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो चौथा कैरेक्टर क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। एक और चीज, ये स्लेट लाइम जो है व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। जब आपका घर को व्हाइट वॉश किया जाता है तो इसी स्लेट लाइम का यूज होता है। क्यों यूज होता है स्लेट लाइम का? क्योंकि जब भी कोई बाहर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो आपका दीवार है वो लगातार बाहर के एटमॉस्फेयर को फेस कर रहा है, बाहर के एटमॉस्फेयर को फेस कर रहा है, तो उसमें लगातार कार्बन डाइऑक्साइड, तो अलग अलग गैसेस जो उससे रिएक्ट करने का कोशिश करता है, और जब ये गैसेस से रिएक्ट करता है तो इसमें एक अलग ही शाइनी अपीयरेंस आता है। इसीलिए इसको व्हाइट वॉशिंग का के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हुआ, 4 कैरेक्टर हुआ, समझ में आया? पहला क्या था, पहला क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तीसरा क्या हुआ, चेंज इन कलर। चौथा क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। एक छूट गया है, चेंज इन स्टेट। क्या है, पांचवा क्या है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का एक एग्जांपल हो गया जो हम आपको सबसे पहले बताएं, H2 प्लस O2 क्या मिलता है, H2O। H2 प्लस O2 क्या मिला, H2O। H2 क्या है, गैस है, क्या है, गैस है। O2 क्या है, गैस है, लेकिन H2O क्या मिला, लिक्विड मिला। यह स्टेट का चेंज हुआ, गैस से हमको क्या मिल गया, लिक्विड मिल गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, हम इसको कैसे बैलेंस्ड करेंगे, H2 का हाँ, तो H2 का कितना एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ना यहाँ 2 एटम होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4, और 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए यहाँ से तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया 2 2, लेकिन हाइड्रोजन में गड़बड़ी आ गई। क्या गड़बड़ी आ गई कि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया और हमारे पास यहाँ 2 ही है, तो हम यहाँ फिर से एक 2 ऐड कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 4, इसको दोनों को हम लोग क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ में आया, क्लियर हुआ? यहाँ कैसे बैलेंस किए, चेंज इन स्टेट। क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक, एक बार और रिवाइज करेंगे। पहला हो गया चेंज इन स्टेट, दूसरा हो गया चेंज इन कलर, तीसरा हो गया चेंज इन टेम्परेचर, चौथा हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, और पांचवा आ गया फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, एकदम मेरे साथ आप लोग रिपीट कीजिए। पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तीसरा क्या है, तीसरा है चेंज इन कलर। तीसरा क्या है, चेंज इन कलर। चौथा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चौथा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और पांचवा क्या है, चेंज इन स्टेट। इन सब का एक एक रिएक्शन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, आपको लिखना है इवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन लिखिए, खत्म। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, उसका रिएक्शन लिखिए, क्लियर। नेक्स्ट और क्या है, फॉर चेंज इन कलर, वो लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, फिर उसका रिएक्शन, और चेंज इन स्टेट, फिर उसका रिएक्शन। तो रिएक्शन दिमाग में याद रखना है। समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो हमको क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है। किसका केमिकल इक्वेशन लिखना है भाई, तो केमिकल इक्वेशन हमको लिखना है व्हाइट वॉशिंग का। किसका, व्हाइट वॉशिंग का। और किसका लिखना है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज होता है वो भी लिखना है।
तो खुद से एक बार सोचिए क्या होगा, एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, खुद का दिमाग यूज कीजिए। अभी हम कुछ देर पहले बताए थे व्हाइट वॉशिंग के बारे में, क्या था रिएक्शन, CaO प्लस CaO को किससे रिएक्ट किए थे, H2O से, तो क्या बना था CaOH2 बना था ना, CaOH2 प्लस क्या जनरेट हुआ था, हीट। ये कौन से रिएक्शन में आया था, चेंज इन टेम्परेचर में आया था कि नहीं, चेंज इन टेम्परेचर नहीं, इवोल्यूशन ऑफ गैस में आया था। क्यों यहाँ नहीं चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर, हीट हो रहा है ना, हीट हो रहा है तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो ये रिएक्शन किसका हुआ, व्हाइट वॉशिंग का। किसका हुआ, व्हाइट वॉशिंग का। क्या होता है इन व्हाइट वॉशिंग, क्विक लाइम, इसको क्या कहें, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ये रिएक्ट करके क्या बना देता है, ये स्लेग लाइम, स्लेग लाइम। और ये स्लेग लाइम किसके काम आता है, व्हाइट वॉशिंग का। ये तो हो गया हमारा व्हाइट वॉशिंग। दूसरा क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पहले होता था ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो इसमें क्या होता था, AgBr2 को जब सनलाइट में लाया जाता था, ये क्या है सनलाइट, तो ये किस में फॉर्म होता था, Ag प्लस Br, Ag प्लस Br2, ये क्या है गैस और ये क्या है सॉलिड। एक मिनट, यहां Br2 नहीं होगा, AgBr। जब AgBr को सनलाइट में लाते हैं तो किसमें फॉर्म होता है, Ag प्लस Br2, तो ये Ag सॉलिड है, ये AgBr भी सॉलिड होगा। ये किसका रिएक्शन हुआ, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का। अच्छा ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, नहीं बैलेंस नहीं है, Br2 है, यहाँ Br एक ही है, यहाँ पर ब्रोमीन का 2 एटम है लेकिन यहाँ पर एक ही एटम है, तो कैसे 2 करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड कर लेंगे। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ Ag का 2 एटम हो गया, लेकिन यहाँ पर Ag सिल्वर का एक ही एटम है, तो यहाँ पर 2 एटम कैसे आएगा भाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2। अब बैलेंस हुआ, बैलेंस हो गया। तो ये किसका रिएक्शन हुआ, तो ये क्वेश्चन कब आया है, 2016 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाइट वॉशिंग का और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन हीट, हीट के चेंज के बेसिस पे 2 टाइप होता है, एक है इंडोथर्मिक, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 2 रिएक्शन होता है किसके बेसिस पे, चेंज इन हीट के बेसिस पे। पहला होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो हीट लेता है, जो हीट अपने सराउंडिंग से हीट को लेता है। कैसे लेता है, आप आइस को मेल्ट करते देखे होंगे, यहाँ पर एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट कैसे करता है, अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को, अपने सराउंडिंग के हीट को लेता है और मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ क्या हुआ, ये हुआ इंडोथर्मिक, ये क्या हुआ इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक। द इंडोथर्मिक रिएक्शन इज कूलर देन सराउंडिंग। अब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, तो हीट जो है बाहर जाता है, हीट क्या होता है बाहर जाता है, हीट निकलता है। तो जैसे कि जब आग लगता है, जब आग लगता है तो क्या देख रहे हैं, आग लगता है तो क्या हीट बाहर आता है कि अंदर जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इसमें क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, रिएक्शन इन विच हीट इज एवॉल्व्ड। क्या, एवॉल्व्ड। तो जितने भी कंबसन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, और जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इंडोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इंडोथर्मिक। और इसमें क्या लिखेंगे, एक्सोथर्मिक के क्या होता है कि ऑल कंबशन, ऑल कंबशन
reaction, all combustion reaction are exothermic. एक्सोथर्मिक, तो ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया किसका, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का. इंडोथर्मिक क्या हो गया, इंडोथर्मिक हो गया रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड. इंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उसको क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक. लेकिन एक्सोथर्मिक क्या हुआ, रिएक्शन इन विच हीट इज एवॉल्व्ड, जिसमें हीट बाहर आ रहा है. फिर नेक्स्ट क्या है, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इंडोथर्मिक होते हैं. जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इंडोथर्मिक. लेकिन जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक. ये हो गया, समझ में आ गया. कुछ एग्जांपल दे देंगे इसका, जैसे बर्निंग ऑफ, कोई भी कंबशन का रिएक्शन डाल दीजिएगा और कोई भी डिकम्पोजिशन का रिएक्शन, दोनों में हो जाएगा क्या, डिफरेंस हो जाएगा. तो अब तीसरा लास्ट टॉपिक क्या आता है, बैलेंस्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो ये कुछ क्वेश्चन है. और एक चीज क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन जब बैलेंस करते तो वो किसको सेटिस्फाई करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में ही होगा. तो जितना यहाँ पर एटम्स होता है उतना ही एटम्स इतने भी हो गए. तो ये याद रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन जब बैलेंस होता है तो वो किसको सेटिस्फाई करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आज हम आपको बैलेंस करना सिखाए हैं. अगर समझ में आया होगा तो ये दिया हुआ जो दो क्वेश्चन है इसको आप घर से करके लाओगे. हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में, जब हम नेक्स्ट आधा जो बचा हुआ है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग आधे जितने भी बचे हुए उसको रिवाइज करेंगे और फिर और कुछ क्वेश्चन करेंगे. तब तक आप ये दो क्वेश्चन बना के लाएंगे. अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको समझाएंगे. आज अभी यहीं तक रहने देते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डे 2 के रिवीजन के साथ. थैंक यू सो मच.